Good morning to all of you. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग आप सभी को. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते. तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टिम्बर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, टिम्बर. पीडीएफ मैंने आप सभी को शेयर कर दिया है. ओके, पीडीएफ मैंने आप सभी को शेयर कर दिया है, चेक कर लीजिएगा. अब ठीक है. अब ठीक हूँ. ओके, कल दिन भर पूरा रेस्ट किया, अब ठीक है. बहुत गर्मी चढ़ गई थी, मतलब अब ठीक है. अब ठीक है दोस्त, बढ़िया है. स्टार्ट करें. आ जाने दीजिए कुछ भाइयों को. जय महाकाल, जय महाकाल. पीडीएफ हमने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके, जो भी बैचेस के बच्चे हैं, भाई बहन, आप सभी को मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है. इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि अभी जब मैं आपको पढ़ाते चलूंगा तब आप उसमें नोट भी कर पाएंगे. ठीक है. हर हर महादेव. स्टार्ट करते हैं. एक मिनट. प्रणय कुमार, कुछ बोलना है? बोलिए. शायद साउंड सेटिंग करना होगा. हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए. हेलो. चलिए, कोई बात नहीं, बाद में बोलिएगा. अच्छा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या? वो अपना एस्पिरेंट वाला एक ग्रुप है ना, उसमें ऐड किया हो गया होगा. ओके, ठीक है, ऐड हो जाएंगे आप. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसका ये क्लास 1 है. व्हाट इज वुड? वुड होता क्या है? वुड इज ए हार्ड एंड फाइबरस सब्सटेंस. इसमें फाइबर्स होते हैं, रेशा. क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं? रेशा, है ना. वुड इज ए हार्ड एंड फाइबरस सब्सटेंस विच फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ द ट्रंक. अब ये ट्रंक क्या होता है? वो जो तना होता है पेड़ का, उसी को हम बोलते हैं ट्रंक. एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री. लेकिन सबसे ज्यादा जो वुड रहता है वो ट्रंक में रहता है. ब्रांच वगैरह में कितना ही वुड रहेगा, बहुत कम. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल विच प्रैक्टिकली डज नॉट एज. देखिए, कहने का मतलब इसका हम एजिंग को, वॉइस लो है, वॉइस इज लो. ओके, माइक का वॉइस लो है. एक मिनट. आप अपना वॉल्यूम भी एक बार बढ़ाइए. एक मिनट रुकिए. अब वॉइस लो है तो थोड़ा सा बूस्ट कर देता हूं. कहाँ गया हार्डवेयर एंड साउंड? मैनेज ऑडियो डिवाइस, जस्ट ए मिनट. रिकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज, लेवल. अब आ रही है? देखिए, अब शायद ज्यादा ना आ जाए. बूस्ट कर दिया हमने वॉल्यूम को. ओके, आई हैव बूस्टेड द वॉल्यूम. अब शायद आ रही होगी. चलिए एक बार स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं. आप सभी लोग आगे होंगे. ओके, ठीक है. टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट. व्हाट इज वुड? वुड इज ए हार्ड एंड फाइबरस सब्सटेंस which forms a major part of the trunk and branches of a tree. लेकिन सबसे ज्यादा वुड जो अपने इंजीनियरिंग पर्पज से यूज होना है वो रहता है ट्रंक वाले हिस्से में, ट्रंक वाले पोर्शन में. It can also be defined as a natural polymeric material which practically do not age. अब इसका क्या मतलब है which practically do not age? देखिए, आप समझिए, सीधा 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 समझिए. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सीधा सीधा समझिए.
जैसे कि लकड़ी हम लोग घर में यूज करते हैं डोर वगैरह बनाने में, चौखट वगैरह बनाने में, तो क्या ये लकड़ी बूढ़ा होते चलता है? उसका एजिंग हो रहा होता है क्या? नहीं। अगर एजिंग हो रहा होता तो जो भी लकड़ी हम लोगों ने अपने चौखट में लगाए हैं उसमें हमें फिर से ग्रीन पार्ट दिखना चालू हो जाता, न्यू फाइबर्स दिखते। लेकिन वो न्यू फाइबर्स दिखते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने इंजीनियरिंग पर्पज से उसे इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ उसमें ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उसका एजिंग को रोक देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये है आपका वुड। नेक्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ टिम्बर। एक मिनट, टाइप्स ऑफ टिम्बर देखिए। कन्वर्टेड टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर का कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले सुनिए, आपका पेड़ है ना, पेड़ है, उसे हम बोलेंगे लाइव टिम्बर, है ना, वो जिंदा है, पेड़ है। उसको काटोगे तो वो गिर जाएगा, पेड़ फेल हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे फेलन टिम्बर। उसके बाद हम सोइंग करते हैं कि नहीं, आरी वगैरह को लेके काटते हैं कि नहीं, कारपेंटर वगैरह करते हैं सोइंग, है ना, सोइंग। तो उस चीज को हम बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। और इस कन्वर्टेड टिम्बर को हम लोग यूज करते हैं पलंग का पट्टा बनाने में, है ना, उसका ये पैर वगैरह बनाने में, चौखट वगैरह बनाने में, फाटक वगैरह बनाने में, फिर इसका यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो कन्वर्टेड टिम्बर, टिम्बर कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल साइजेस, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्टेड टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर कंटेनिंग इन द लिविंग प्लांट, जब आपका पेड़ जिंदा है उसे हम बोलेंगे स्टैंडिंग टिम्बर। रफ टिम्बर, जब पेड़ को आपने काट दिया तो गिरा हुआ है आपका टिम्बर, लकड़ी गिरा हुआ है ना, तो उसे हम बोलेंगे रफ टिम्बर। रफ टिम्बर, फॉलन ट्री इज कॉल्ड एज रफ टिम्बर। देख लीजिए, कन्वर्टेड टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर एंड रफ टिम्बर। ओके, आगे देखिए। स्टैंडिंग टिम्बर, जब पेड़ आपका जिंदा है, ए लिविंग ट्री, इसको काट दिया तो रफ टिम्बर हो गया। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ फेलन ट्री। अब देखिए, ये जो पेड़ है इसमें बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह भी होंगे, है कि नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक मेजर, ये जो तना वाला पोर्शन है, यही चीज आपको दिख रहा है ना। तो ट्रंक होता है, ट्रंक, उसी में सबसे ज्यादा लकड़ी होता है जो हमारे काम का है। ओके, नेक्स्ट, इसी को अगर आप प्रोसेस कर सॉइंग करेंगे, सॉइंग करने के बाद जो भी कमर्शियल साइज है, उस साइज में जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपको दिखेगा ये वाला टिम्बर, है ना, कन्वर्टेड टिम्बर। तो ये तीन अलग अलग टाइप के टिम्बर देख लीजिए, चेक इट आउट। अच्छा ये बताइए, पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा ऑडियो ठीक आ रहा होगा, आई थिंक। चलिए, अब यहां से चालू होता है आपका मेन पोर्शन। टिम्बर, हाँ, माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस माइक नाउ। ओके, इसका बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम था, सॉल्व कर दिया। टिम्बर देखिए, वुड प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन बिल्डिंग एंड कारपेंट्री, उसी को हम टिम्बर बोल रहे हैं। टिम्बर इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रीज दैट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एक्सोजेनस ट्री, एक होता है एक्सोजेनस ट्री, दूसरा होता है आपका एंडोजेनस ट्री। अब ये एक्सोजेनस के अंदर हम देखेंगे तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनिफर्स, एक होता है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स जो ट्री है, कॉनिफर्स, ये सॉफ्ट वुड ट्री होते हैं। इनको ना आप जंगल में ज्यादा देखेंगे, ये एवरग्रीन ट्री होते हैं। इनको जंगल में, जंगली इलाकों में, पहाड़ों में, पर्वत में नहीं देखते हैं, ऐसे एकदम जैसा आपका क्रिसमस ट्री वगैरह देखे कि नहीं, ऐसे इस तरीके से कोनिकल शेप का एकदम डेवलप होता है।
तो इसलिए उसका नाम पड़ा कोनिफर। इसका जो फ्रूट होता है वो भी कोनिकल शेप का होता है ना, एकदम कोनिकल शेप टाइप का, इसलिए ये पहाड़ों में ज्यादा पाया जाता है। ये जो है इसका जो लकड़ी होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसका जो लकड़ी होता है सॉफ्ट होता है और ये एवरग्रीन होता है। इसके पत्ते झड़ते, मतलब झड़ते हैं लेकिन वो ग्रीनरी चलते रहता है, ठीक है, एवरग्रीन होता है, ये पूरा पूरा एवरग्रीन। डेसिडियस ट्री, ये हार्डवुड ट्री होता है। हार्डवुड ट्री का एग्जांपल देखेंगे साल, सालगम, है ना, इक्लिप्टस, ये सारा, बबूल, ठीक है, ये सब आ जाता है आपके डेसिडियस ट्री में, जो कि हम लोग अपना लोकल एरिया में भी देख पाते हैं। क्लियर है? तो ये दो तरीके का पेड़ होता है एक्सोजेनस में। एक्सोजेनस और एंडोजेनस में सीधा वाला ट्रंक उसी को बोलते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा ट्री का अलग अलग पार्ट के बारे में दिखाऊंगा। सुनिए, एक्सोजेनस और इंडोजेनस के अंदर अगर मेन डिफरेंस देखें तो इसका ग्रोइंग पैटर्न में डिफरेंस है। इंडोजेनस ट्री जो होता है वो होता है बबूल, ये होता है बेम्बू, बांस। बांस को लेके चलो, बांस को देखना, बांस कैसे ग्रो होता है। बांस पहले पैदा हुआ, उसके ऊपर एक सरफेस बनी, है ना, उसके ऊपर एक सरफेस बनी। अब ये जो सरफेस बनी, ये जो बाहर पहले सरफेस बना ये बाहर ही रहेगा और धीरे धीरे हार्ड होगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा और अंदर न्यू नए फाइबर्स अंदर बनते रहेंगे और नए फाइबर्स जो हैं अंदर बनते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो न्यू लेयर्स है वो अंदर की ओर बनेंगे, तो इसे बोलते हैं एंडोजेनस, जिसका डेवलपमेंट इनवर्ड होता है। लेकिन एक्सोजेनस ट्री के केस में क्या होता है, पहले जो पुराना था वो पुराना ही रहेगा, इसके चारों बगल फिर नया फाइबर बनेगा, फिर ये पुराना होगा, फिर इसके चारों बगल नया फाइबर बनेगा, ऐसा। मतलब एक्सोजेनस ट्री में जो डेवलपमेंट है उनका वो बाहर की तरफ हो रहा है, ग्रोइंग इज आउटवर्ड, लेकिन एंडोजेनस में ग्रोइंग इज इनवर्ड। बस यही डिफरेंस है। एग्जांपल आप समझ लो, बांस, बैम्बू, केन, पाल्म, इन सब चीजों समझ सकते हो, ठीक है। एक्सोजेनस और पाल्म, अरे ताड़ वगैरह का, खजूर वगैरह का जो पेड़ होता है, ताड़ का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ होता है, बांस होता है, ये सब क्या है, एंडोजेनस है। ओके, ये सब एंडोजेनस है। एक्सोजेनस जो है वो आपका कॉनिफर सॉरी कॉनिफर हो गया एंड डेसिडियस ट्री हो गया। कॉनिफर का लकड़ी सॉफ्ट होता है और डेसिडियस का लकड़ी हार्ड होता है। देख लीजिए एक बार, एक्सोजेनस ट्री, कॉनिफर, सॉफ्ट वुड ट्री। एग्जांपल याद रखेंगे। एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक्सोजेनस है या सॉफ्ट वुड है या हार्ड वुड है, इस तरीके का, या एंडोजेनस है। दे कैन आस्क यू द नेम्स, इसलिए एग्जांपल याद रखना है यहाँ पर। चीर, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ठीक है, फायर, और एक होता है फायर, ये भी पूछा कि फायर, है ना। डेसिडियस ट्री, हार्डवुड ट्रीज, साल, टीक, ओक, बबूल, है ना, शीशम, 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 ठीक है, शीशम। एंडोजेनस ट्री, बैम्बू, केन, पाल्म, etc, दिस आर योर एंडोजेनस ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने लिखा है, एक एक करके पढ़ते चलिए। एंडोजेनस ट्री, दिस ट्री ग्रो इनवर्ड, इट मीन्स दिस ट्री ग्रो बाय फॉर्मिंग न्यू फाइबर इनवर्ड विद इन द ट्रंक, अंदर की ओर इसका डेवलपमेंट होगा। टिम्बर ऑफ दिस ग्रुप हैव वेरी लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, बांस वगैरह को कितना ही ज्यादा हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कभी टेंट वगैरह बनाना हो उसमें यूज कर लिया। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छा होता है। बांस वगैरह का देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, टानोगे जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन दबाओगे तो वो फट सकता है, लेकिन टानो जितना वो टन जाता है ना। तो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह काफी ज्यादा होता है। तो और उतना ज्यादा इंजीनियरिंग यूटिलाइजेशन इसका है नहीं। प्रॉप वगैरह कभी बनाने में, है ना, प्रॉप वगैरह बनाने में, टेंट वगैरह बनाने में, इन सब चीजों में इनका यूज होता है जनरली, वेरी लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। या फिर जैसे खजूर का, ताड़ का मैंने बोला, तो रूरल एरियाज में कभी कभी इसका यूज हो जाता है एज ए बीम, है ना, रूरल एरियाज में जो मिट्टी घर होते हैं, ठीक है, खपड़ा का घर जो होता है, खपड़ा वाला सब, तो वहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं, वो भी कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि ये डिके भी कर जाते हैं, है ना, खराब हो जाता है, इसका स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। बांस वगैरह देखते हो कैसा सड़ जाता है, ओके। लेकिन अगर बैम्बू वगैरह को प्रॉपर वे में आप ट्रीट करोगे तो वो सड़ेगा नहीं। कभी लाठी देखे हो बाबा जी का
दादाजी का लाठी, वो देखो कितना सालों साल पुराना लाठी रहता है, तो वो प्रोसेस्ड होता है ना, वो प्रोसेस्ड होता है। मेन चीज क्या है, एक जूस होती है, इसके अंदर का जो पानी है वो पानी मेन रीजन है जो लकड़ी को सड़ा देता है, इसको बोलते हैं सैप। इसको क्या बोलते हैं, सैप या फिर जूस। इसको हमें निकालना पड़ता है, इसी चीज को बोलते हैं सीजनिंग, है ना। आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे सीजनिंग और उसके तरीके को। तो अगर आप प्रॉपर वे में सीजनिंग किए हो, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट किए हो, तो लकड़ी क्यों सड़ेगा गलेगा, है ना। लेकिन अगर गांव सब में क्या होता है, बांस लेते हैं, बांस को काट दिया, बस काट दिया, यूज कर लिया, हरा बांस को थोड़ा सुखाया, पीला हो गया, यूज कर रहे हो। एक आध दो बार यूज हुआ, जैसे झंडा वगैरह मारते हैं कि नहीं मंदिर के सामने, तो वो सब बांस देखिए हर साल चेंज होती है कि नहीं चेंज होती है, बजरंगबली मंदिर के सामने चेंज होती है। ओके, क्योंकि वो प्रॉपरली उसका सीजनिंग नहीं किया गया होता है, ठीक है, तो सीजनिंग नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। ओके, तो लेकिन ये जो एंडोजेनस ट्री है, इनका वैसे भी उतना ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, तो टिम्बर ऑफ दिस ग्रुप हैव वेरी लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए बैम्बू, केन, पाल्म, और इनका ग्रोइंग पैटर्न देखिए, इनवर्ड ग्रोथ हो रही है, मतलब जो पहला लेयर बना वो बाहर की ओर ही रहेगा, अंदर न्यू फाइबर बनेंगे, अंदर में न्यू फाइबर बनेंगे, फिर उसके अंदर न्यू फाइबर बनेगा, ऐसा लेयर बाय लेयर इनका ग्रोथ होता हुआ चलता है। इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, shall we continue, shall we proceed? देखिए एक्सोजेनस ट्री, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सोजेनस ट्री, दिस ट्री ग्रो आउटवर्ड, ये आउटवर्ड ग्रो करते हैं, मतलब जैसे ये पहला लेयर बना, ये पहला लेयर बना, ठीक है, तो ये अब पुराना होगा तो अंदर में ही रहेगा, इसके बाहर में नया लेयर बनेगा, न्यू फाइबर, फिर ये जब पुरानी हो जाएगी फिर बाहर में न्यू फाइबर बनेगी, मतलब ग्रोथ की डायरेक्शन आउटवर्ड है। This tree grow outward, that is this type of tree grow in width, चौड़ा होते हुए चलता है, by forming new fiber layer from inner to outer side within trunk. This tree has wide range of engineering applications. These tree are characterized by development of annual rings. देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एनुअल रिंग्स होता क्या है, मतलब जैसे मान लो ये एक फाइबर पुराना, इसके बाहर में फिर नया फाइबर बनेगा, तो इस तरीके से ये जो रिंग्स है, ये रिंग साल एक साल में, डेढ़ साल में ये रिंग्स बनते रहते हैं कि नहीं भाई अब नया फाइबर बना, अब नया फाइबर बना, अब नया फाइबर बना, तो इस तरीके के इसके क्रॉस सेक्शन में देखेंगे बहुत सारे रिंग्स होंगे, इसी रिंग्स को बोलते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है। और ये एनुअल रिंग्स को देख करके, एनुअल रिंग्स को देख करके जस्ट एट लुकिंग एट द एनुअल रिंग्स, मान लो लकड़ी काट दिए हो, है ना, काटे हो, फिर एनुअल रिंग्स देख लोगे, काउंटिंग कर लोगे, तो इससे अपने को उस लकड़ी का एज का पता चल जाता है। तो एनुअल रिंग्स हेल्प करता है हमें टू डिफाइन द एज। गुड मॉर्निंग। एनुअल रिंग्स हेल्प करता है हमें टू डिफाइन द एज ऑफ द टिम्बर। ओके, याद रखेंगे। आगे हम बताएंगे इन सभी का डेफिनेशन। ओके, these trees are characterized by development of annual rings at their horizontal cross section every year, and it is used to predict the age of the tree. Next, these trees are of two types, conifer and deciduous. conifer and deciduous पढ़ लीजिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए आप पढ़ेंगे एक बार, अभी सामने जब क्लास चल रही है तो इस वक्त आप जब पढ़ेंगे तो आपका मेमोरी में ये सब चीज जा रहा होगा, उस चीज में हेल्प करता है ना, उस चीज में हेल्प करता है। कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, कार्बन डेटिंग इज ए प्रोसेस जिसको यूज करके हम किसी भी कोई भी पुराना जो चीज है उसका एज पता लगाते हैं, उसका इतिहास पता लगाते हैं, ये एक प्रोसेस है ओवरऑल कार्बन डेटिंग। पढ़ लीजिए।
पढ़ना जरूरी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मेमोरी में चीजें जाएंगे। ओके, तो रिवीजन भी साथ साथ होते हुए चलेगा। सिर्फ मैं ही बोल दूं उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ये तो थियोरेटिकल पेपर है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। पढ़ लीजिए। मैं बड़ा सिंप्लीफाइड वे में चीजों को लेके आता हूं, आपको उतना ही देता हूं जितना आपके लिए चाहिए। बिल्कुल। खैर, लिखना भी जरूरी है, लेकिन समय का पाबंदी के कारण। ओके, चलिए, हो गया होगा। कॉनिफेरस या फिर सॉफ्ट वुड ट्री। कॉनिफेरस और सॉफ्ट वुड ट्री, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके देखते हुए चलिए। इट नेवर शेड इट्स लीफ अंटिल न्यू लीव्स आर ग्रोन। इसका पत्ता तब तक नहीं झड़ता जब तक कि नया पत्ता आ नहीं जाता। नया पत्ता आएगा फिर इसका पत्ता झड़ेगा, मतलब ये हरदम ग्रीन रहता है, इसीलिए इसे एवरग्रीन बोलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह का नाम सुने हैं ना, जो पहाड़ी इलाकों में रहता है, रेनफॉल ज्यादा हो रहा होता है, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, मतलब कभी भी हरियाली कमती नहीं है। कॉनिफर्स होते हैं वहां पे, सॉफ्ट वुड वाले ट्री होते हैं। पहाड़ी इलाकों में देखोगे भी, है ना, जो पेड़ होता है वो एकदम नुकीला टाइप का हो रहा होता है, लंबा 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 एकदम पेड़ होता है ना, वही कॉनिफर्स है। इट नेवर शेड इट्स लीव्स अंटिल न्यू लीव्स आर ग्रोन। सच ट्री आर कॉल्ड एज एवरग्रीन ट्री। लिखा हुआ था, मैं फालतू में लिखा। दिस ट्री प्रोड्यूसेस कोन शेप्ड फ्रूट। कोनिकल शेप का फ्रूट मिलता है, ठीक है। हैंस कॉल्ड एज कॉनिफर्स, इसलिए इसे हम कॉनिफर्स बोलते हैं। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। सुनिएगा, यहाँ पे याद रखना ये डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चलते हुए चल रहा है। डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स, बाय डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब है क्लियर, क्लियर, साफ साफ। एनुअल रिंग्स, जो इसका क्रॉस कट करोगे पेड़ को, जो इसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा, वहां पे एनुअल रिंग्स आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग। और एक होता है मेडुलरी रे, और एक होता है मेडुलरी रे। देखिए, एनुअल रिंग्स ऐसा गोल गोल देखे, ये एनुअल रिंग्स। और एक होता है मेडुलरी रे, जो सेंटर से इस तरीके का आया हुआ रहता है ना। मेडुलरी रे क्या है, इनके बारे में आगे हम लोग देख रहे होंगे, इन सभी के डेफिनेशंस को पढ़ रहे होंगे। तो ये जो पेड़ होता है कॉनिफर, इसके क्रॉस सेक्शन में आपको एनुअल रिंग जो है ये क्लियरली विजिबल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, साफ सुथरे ढंग से प्रेजेंट होंगे। बट इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रे, ये चीज आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रे, ये साफ साफ नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ये चीज ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस ट्रीज हैव स्ट्रेट एंड सॉफ्ट फाइबर। स्ट्रेट, सीधा सीधा फाइबर रहता है, ज्यादा बेंड वेंड उतना नहीं रहता है। स्ट्रेट एंड सॉफ्ट फाइबर, ठीक है। स्ट्रेट एंड सॉफ्ट फाइबर। एग्जाम्पल, दियोधर, चीर, फायर, स्प्रूस, पाइन, इटीसी। देवधर, चीर, फायर, स्प्रूस, पाइन, इटीसी आएगा। मेडुलरी रे, इसका क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिटेल डिस्कशन करना है अपने को, पूरा पूरा डिटेल डिस्कशन, सब आ रहे हैं, ठीक है, सब आएंगे। आगे आगे है, देख लीजिए एक बार। मेडुलरी रे, या फिर किसी किसी किताब में इसको मॉड्यूलरी रे के नाम से या फिर मॉड्यूलरी रिंग्स के नाम से भी लिखा हुआ होता है, लेकिन ये करेक्ट टेक्निकल टर्म है, मेडुलरी रेस। हाँ, सेंटर से बाहर की ओर रेडियल डायरेक्शन में, इन रेडियल डायरेक्शन निकला हुआ रहेगा रेस, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मेडुलरी रेस। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर। देखिए, ये देखो, इस तरीके का पेड़ होता है, देख रहे हो, कॉनिकल शेप का है ना, ऐसा।
ये जो है इसका काफी ज्यादा यूज होता है ना, क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे। और इस पेड़ का नाम है दियोधर। अपने इंडियन जंगल्स में ये काफी पाए जाते हैं। ठीक है, दियोधर। ठीक है, यही देखिए, यही है दियोधर। तो इसका जो फाइबर्स रहता है सॉफ्ट होता है, स्ट्रेट होता है। ये जो पेड़ है ना, जो कॉनिफर्स होते हैं, इनका ग्रोथ रेट फास्टर होता है। ग्रोथ इज फास्टर, ग्रोथ इज फास्टर, बहुत जल्दी जल्दी ये बड़े होते हैं। ग्रोथ इज फास्टर, ग्रोथ इज फास्टर। हाँ देखिए, सुलभ शक्ति भाई ने जवाब दिया एक ना, काफी लंबे लंबे होते हैं दियोधर। ओके, ग्रोथ इज फास्टर, इनका ग्रोथ फास्टर होता है। तो ये आपके कॉनिफर्स हैं। तो पिक्चर मिल गया, विजुअलाइजेशन आ गया होगा। नेक्स्ट, डेसिडियस ट्री। ठीक है, सबसे पहला चीज, इनका पत्ता देखो, चौड़ा चौड़ा है, फ्लैट है ना, चौड़ा चौड़ा। इसी से ये पहचाने जाते हैं। जैसे पीपल हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, डेसिडियस है। ठीक है, ओके। पीपल, बरगद, साल, सलगम है ना, उनका पत्ता देखेंगे चौड़ा चौड़ा। नहीं देखो, शीशम का तो पत्ता कितना चौड़ा रहता है। ओके, मतलब वो फ्लैट लीव्स होते हैं इनके, फ्लैट लीव्स। शीशम या सालगम, किसी का पत्ता तो एकदम पूरा गोल होके इतना बड़ा रहता है, गोल गोल, उस पर हम लोग खाना भी खाते हैं। सखुआ, सखुआ, जिसको हम सखुआ बोलते हैं, सखुआ का पत्ता, सखुआ का पत्ता का नहीं बनता प्लेट। ओके, बनता है ना, जो भोज भात में यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए, तो इनका पत्ता वही है, फ्लैट होता है, इससे आप इसको पहचान जाएंगे। फायर कोनिफर होता है, नाम है जंगली पेड़ का। ओके, हाँ, शीशम का पत्ता लेकिन फ्लैट होता है, छोटा छोटा होता है, गोल गोल होता है, लेकिन फ्लैट होता है कि नहीं, गोल गोल होता है, फ्लैट होता है। सखुआ का शायद बड़ा होता है ना, सखुआ वाला। ओके, deciduous tree, this tree have flat leaves, it have, इसका देखिए, अभी इसमें, इससे पहले वाले में क्या था कॉनिफर में, अरे बनता है यार, वो भोज भात में जो पत्ता, पत्ता को बांध करके वो प्लेट बनाते हैं, वो कौन सा प्लेट होता है, किसका, सखुए पत्ता का ना प्लेट होता है, तो किसका होता है, तो कौन सा होता है, बताओ यार बताओ। मेरे को तो सखुआ ही ध्यान में था, शायद भूल गया होगा, लेकिन ध्यान में तो सखुआ ही था। सखुआ को, सखुआ का वो लेके आओ बोलते थे, नहीं होता है वो पत्तल। ओके, उसको मैं उस चीज का बात कर रहा हूं। तो देखिए, इट हैव इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स एंड डिस्टिंक्ट मेडुलरी रे। परास का तो होता है, परास का भी बनता है, परास का पत्ता भी चौड़ा रहता है। अरे वो पेड़ ना, इस बड़ा बड़ा पत्ता होता है जी, ऐसा ऐसा करके पत्ता होता है, एक एक होता है यार। एक एक पेड़ है जिसका, जो कि अपना डेसिडियस है। ठीक है, उसका पत्ता आप देखना, एक बार सर्च करना, मैं 100% बोल रहा हूँ, मेरे घर के सामने में भी वो पेड़ है। नहीं तो मैं आज जब घर जाऊंगा यहाँ पर फोटो खींच के भेजूंगा उस पेड़ का ग्रुप में, बताना वो कौन सा पेड़ है, शायद सखुआ ही होगा, उसका बनता है दोस्त। गुड मॉर्निंग। साल का पत्ता, साल, साल, ठीक है, साल, चलिए साल। ओके, होता है ना गोल गोल बड़ा बड़ा पत्ता, है ना, साल, वो होता होगा, वेरी गुड, होता है यार। एक पत्ता मेरे को याद है, हम लोग खूब खाते थे, बनाते भी थे। इट हैव इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स एंड डिस्टिंक्ट मॉड्यूलरी रे। अच्छा, मॉड्यूलरी या मेडुलरी रेस, है ना। यहाँ पर मेडुलरी रेस आपको क्लीन क्लीन दिखेंगे, लेकिन जो एनुअल रिंग्स हैं वो क्लीन क्लीन नहीं दिखेंगे। ये इनका ग्रोथ काफी स्लो होता है, लेकिन जो लकड़ी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, काफी ज्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। किनका, ये हार्ड वुड का, डेसिडियस का मतलब हार्ड वुड, हार्ड वुड, हार्ड वुड।
दे इल्ड हार्डवुड, ठीक है। दीज आर नॉट एवरग्रीन, ये एवरग्रीन नहीं है, इनके पत्ते झड़ जाते हैं, पूरा पेड़ एकदम नेकेड लग रहा होगा, फिर धीरे धीरे इनके पत्ते आते हैं। जैसे कि आप इसका देखो, बेल का पेड़, बेल है ना, बेल में क्या होता है, बेल का पेड़ अभी आजकल तो नया पत्ता अभी निकला है, लेकिन अभी से थोड़ा दिन पहले आप देखे होंगे तो पूरा एकदम लंडा मुंडा हो गया होगा, झड़ गया होगा पूरा। दे सेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, ऑटम सीजन में इनके पत्ते झड़ जाते हैं बेसिकली, विच अगेन ग्रोन बैक इन स्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये सब टाइम में नया नया पत्ता आने लगता है। एग्जाम्पल टीक, शीशम, यूकलिप्टस, सलगम, ओक, बबूल, ईटीसी। यूकलिप्टस वाला पेड़ का पेपर बनाया जाता है, इसका पेपर बनता है, ठीक है, इसका पेपर भी बनता है, ये काफी अच्छा क्वालिटी ऑफ पेपर बनता है। इलेवेंथ नंबर पेज है, पेज नंबर 11, इसका पेपर बनता है, ठीक है। चमगादड़ देखो, चमगादड़ उल्टा लटका हुआ रहता है, लंबा लंबा पेड़ होता है ना, वही है यूकलिप्टस। तेजपत्ता जैसा इसका पत्ता रहता है, तेजपत्ता जैसा, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, अरे तेजपत्ता तो नहीं है कहीं, ओके, लेकिन वो तेजपत्ता होता नहीं है, वो यूकलिप्टस, ठीक है। देख लीजिए, बड़ा रंग बिरंगे इनके जंगल होते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे इमेजिन करो अपने आप को, आप खड़े रहेंगे, फोटो खींचेंगे, कितना अच्छा लगेगा, यस और नॉट। पढ़ते हुए चलिए एक एक करके पॉइंट। हाँ वही है ना, उसका तना थोड़ा सा सफेद उस पर आती है, बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, चमगादड़ लटका हुआ रहता है उसी पेड़ से। आजकल तो अब चमगादड़ भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पहले वो, आजकल बहुत चेंज हो गया। आजकल तो वो बगरो भी नहीं दिखता है, छोटा छोटा बगरो होता था वो भी नहीं दिख रहा, मैना बगरो ये सब भी नहीं दिखता, कौवा भी कम हो गया है। देखिए कुछ पैरामीटर है जो डिफरेंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। कलर, सॉफ्ट वुड का लाइट कलर होता है, हल्का होता है, उससे ज्यादा डार्क होगा हार्ड वुड का, मतलब डेसिडियस का, मतलब ये कॉनिफर और इधर डेसिडियस के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। कलर लाइट एंड डार्क, वेट सॉफ्ट वुड हल्का होगा, ये हैवी होता है, डेंसिटी इसका कम होता है, उसका ज्यादा होता है, ग्रोथ फास्टर, सॉफ्टवुड का बताया था जल्दी जल्दी बढ़ते, स्लोअर है इनका ग्रोथ। हाँ अच्छा, रांची में ओके, ग्रोथ फास्टर और स्लोअर, ठीक है। स्ट्रेंथ मोर इन पैरेलल टू द ग्रेन, देखिए इसका डायरेक्शन अगर देखोगे लकड़ी का, आप सुनिए, ये मान लो लकड़ी है, ठीक है, तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दैट इज अलोंग द लेंथ, तो जो इसके ग्रेन्स होंगे अलोंग द लेंथ प्लेस्ड होते हैं, इसके जो रेसे होते हैं, दाने होते हैं, अलोंग द ग्रेन्स प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेंथ आप देखोगे अलोंग द ग्रेन्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको ढंग से मिल जाएगा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर में, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उतना अच्छा खासा स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा होगा, यू विल नॉट गेटिंग दैट। लेकिन ये जो है हार्डवुड, इसमें दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन देखिए या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन देखिए, आपको अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रेंथ मिल जाता है। लेकिन ये जो ट्री होते हैं कॉनिफर, इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं मिलता, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेटली सेम इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। क्यों, इसका एक रीजन है रीजन क्या है, मेडुलरी रे, यहाँ पे मेडुलरी रे एकदम डिस्टिंक्ट था एक एक करके, ठीक है। उसके उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, देख लीजिए एक बार।
check it out. Check it out. ये टिम्बर का आपका पार्ट 1 का क्लास है, इसमें और एक क्लास आएगा, 2 क्लास में ये खत्म होगी, बड़ा चैप्टर है। हो गया, चलिए नेक्स्ट। और कुछ कुछ पैरामीटर है यहाँ पर, वही एंगुलर रिंग्स और मेडुलरी रे के ऊपर हमने लिखा है। एनुअल रिंग्स जो है, ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है, क्लियरली विजिबल होता है, मतलब क्लियरली विजिबल, या फिर क्लियरली सेपरेटेड, ऐसे लिखिए, क्लियरली सेपरेटेड, जिसको आप काउंट कर पाओगे, सेपरेटेड, है ना। इनडिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली नॉट सेपरेटेड। फिर यहां पर मेडुलरी रे इनडिस्टिंक्ट होता है, लेकिन इसमें मेडुलरी रे डिस्टिंक्ट होता है, क्लियरली सेपरेटेड, है ना, आपको दिख रहा होगा। अरे चलिए ठीक है, ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछे जा सकते हैं, यही जो चीज मैंने आपको लास्ट में दिया ना, ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, दे विल आस्क यू इन एग्जामिनेशन, दिस पर्टिकुलर डिफरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, देखिए हम क्लासिफिकेशन में आपको 3 आइटम बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, 3 आइटम बताएंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, कितना टिकता है इस बेसिस पे। टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ साइज, जो यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट स्पेसिमेन जो ड्यूरेबिलिटी के लिए किया गया है, 600 गुना 50 गुना 50 mm आर बरीड इन द ग्राउंड टू देयर हाफ लेंथ एंड देयर कंडीशंस इज नोटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आधा जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, और उसका कंडीशन टाइम टू टाइम हम लोग देखते हैं। ये है आपका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। हाई ड्यूरेबिलिटी, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी एंड लो ड्यूरेबिलिटी टिम्बर। हाई ड्यूरेबिलिटी टिम्बर जो है, इनका लाइफ को चेक करते हैं, तो हैव मोर देन 10 years ऑफ लाइफ, मतलब 10 साल से ज्यादा तक टिका हुआ है, वो खराब नहीं हुआ है, चल रहा है, अच्छा है। मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, ओके, इफ द एवरेज लाइफ इज 5 to 10 years। लो ड्यूरेबिलिटी इफ द एवरेज लाइफ इज लेस देन 5 years। बस यही है, ओके। तो आपको बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जब आप लकड़ी को गाड़ दोगे जमीन में, आधा आधा बाहर छोड़ दीजिए, फिर आप टेस्ट करते रहिए टिम्बर का कंडीशन को, टाइम टू टाइम जाके देखिए, ठीक है। तो अगर 10 साल से ज्यादा टिका हुआ है, हाई ड्यूरेबिलिटी, 5 से 10 साल में खराब हो गई तो मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, और अगर 5 साल से कम में खराब हो गई, लो ड्यूरेबल टिम्बर। हो गया, देखते हुए चलिएगा, ओके। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेंगे। इससे पहले वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या हेलो, हेलो, हाँ बोलिए प्रीति जी, बोलिए। हेलो, आई एम लिसनिंग, बोलिए। नहीं बोले, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेटा आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ग्रुप ए टिम्बर, ग्रुप बी टिम्बर, ग्रुप सी टिम्बर, ये 3 कैटेगरी का टिम्बर जनरली अपने पास है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना कितना होता है। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। हुक्स लॉ एक था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, है ना, हुक्स लॉ। तो उन्होंने बोला
कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, और उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है लीनियर होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया ऐसा, तो ये रिलेशनशिप लीनियर हुआ अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। यहाँ पर है मान लो प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके आगे रहता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वजह से माइल्ड स्टील का था, तो इधर स्ट्रेस का वैल्यू आप शो करोगे जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, और इधर स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग शो करेंगे जिसको हम अपस्लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इन जनरल, लेकिन जो करेक्ट टेक्निकल टर्म है दैट इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। प्रोपोर्शनल लिमिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हुक साहब ने डिफाइन किया है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, तब तक एकदम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपस्लाइन। अब इक्वेशन अगर बनाना है तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आपको चाहिए मटेरियल का, तो वही कांस्टेंट जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुक साहब ने, उन्होंने किया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू ई इंटू अपस्लाइन, ऐसा एक इक्वेशन आता है। इसी ई को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हिच इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट इनिशियल पॉइंट नियर ओरिजिन, है ना, ई। अब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपका कांस्टेंट होता है, कहीं पर भी इसका स्लोप देखेंगे वो ई ही आएगा, ठीक है ऐसा। तो ये है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। थोड़ा मैकेनिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा टर्म था न्यू तो मैंने आपको बता दिया। इसका यूनिट क्या होगा फिर, इसका यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इट इज यूनिटलेस, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन इज योर यूनिटलेस, ठीक है। तो जो ई का यूनिट है इट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेस, मीन्स न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ऐसा कुछ, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, इस तरीके का कुछ यूनिट होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए न्यूटन, यहाँ पे किलो न्यूटन में दिया है आपको वैल्यू, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इज 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इन बेंडिंग, बेंडिंग कहने का क्या मतलब है, देखिए, हाँ बिल्कुल, ओके, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए बेंडिंग मतलब क्या होता है, मेरे पास कुछ लकड़ी वगैरह नहीं है, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेचिंग, एक मिनट, नहीं नहीं ये स्ट्रेचिंग है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है, ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट, गूगल बाबा है, हाँ ये बेंडिंग में नहीं है दोस्त, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म आप मिटाते हुए चले, मिटा दो यार, सिंपली याद रखने का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ओके, ग्रुप ए के लिए एबव 12.5, क्योंकि ये टेंशन टेस्ट होती है बेसिकली, है ना, आप लोड लगाओगे तो कितना इलोंगेट हो रहा है, वहां से ये कर्व बनता है,
ठीक है, स्ट्रेचिंग जो वो बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया था ये बेसिकली क्यों लिखा गया था मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। बेसिकली इसलिए लिखा गया था, देखिए एक लकड़ी, एक मिनट रुकिए, ये देखो, मान लो ये कॉपी है, दोनों के लिए ओके, बोथ, दोनों के लिए। सुनिए, ये मान लो एक कॉपी है, ठीक है। अभी इस पर अगर मैं लोड लगाऊंगा, ये मान लो ये जो कॉपी है ये लकड़ी है, इस पर अगर मैं लोड लगाऊंगा, बेंडिंग करूंगा, मतलब ऐसा मोड़ रहा हूं इस तरीके से, अगर ऊपर से ऐसे लोड लगाऊंगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा यार। अगर ये ऐसे मुड़ रहा है तो देखिए क्या शेप बन रहा है, सुनिएगा। अगर ऐसा वो मुड़ा, कोई चीज है, अरे किधर, कोई एक बीम है या फिर कोई एक लकड़ी का गट्ठा है, इस पर लोड लगा दिया ऊपर से आपने, है ना, ये लोडिंग दे दिया, तो ये चीज, ये लोडिंग आपने दे दिया तो ये चीज ऐसे बेंड कर गई, इस तरीके से बेंड की। जब इस तरीके से बेंडिंग हुआ इसका, तो आप देखेंगे ये जो ऊपर वाला लेंथ है, मतलब मान लो कि जब स्ट्रेट था, ये लकड़ी जब स्ट्रेट था तो इसका लेंथ था एल, कहीं पर भी देखेंगे, यहां पर देखेंगे लेंथ एल मिलेगा, ऊपर देखेंगे लेंथ एल मिलेगा। लेकिन अब जब इस तरीके से मुड़ गया है तो आप ये देखेंगे कि ऊपर का लेंथ जो है ये कुछ L1 लेंथ रहा होगा और नीचे का लेंथ L2 रहा होगा। मैं आपको बताता हूं, ये L1 विल बी लेस देन L एंड L2 विल बी ग्रेटर देन L। मतलब ऊपर लेंथ आपको ओरिजिनल लेंथ से कम मिल रही है, तो ऊपर लेंथ आपको ओरिजिनल लेंथ से कम मिलने का मतलब क्या होता है, मान लो कोई चीज है उसको हम दबाएंगे तब ना वो शॉर्ट होगा, मतलब कंप्रेशन, मतलब यहां पर रहेगा कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। और नीचे क्या है, L2, जो लेंथ है वो ज्यादा मिल रहा है, मतलब कोई चीज है उस पर जब हम इस तरीके से बाहर की तरफ लोड लगाएंगे तब ना वो इलोंगेट करेगी, तो इसको हम बोलेंगे टेंशन। तो बेंडिंग के कारण ये चीज होती है। तो ऊपर कंप्रेशन मतलब कंप्रेसिव फोर्स, है ना, ऊपर कंप्रेशन मतलब कंप्रेसिव फोर्स, है ना, शॉर्ट हुआ मतलब लेंथ में रिडक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस हुई होगी, नीचे इलोंगेट हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, मतलब नीचे के बॉटम के फाइबर्स में कुछ टेंसाइल फोर्स इंट्रोड्यूस हुई होगी, तो ये चीज होती है। तो सुनिए, जब भी मेंबर का बेंडिंग होता है तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, टेक्निकल टर्म है, सोम वगैरह में आप लोग देख रहे होंगे, दिस इज बेसिकली ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट के कारण जब आप स्ट्रेसेस देखोगे तो एक ही क्रॉस सेक्शन पे आपको कंप्रेशन और टेंशन दोनों दिख रहा होगा। और ये जो इनका जो डायरेक्शन है, देखिए एक्सियल डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज योर एक्सियल ओनली, एक्सियल डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, ये कोई ट्रांसवर्स नहीं है। एक्सियल मींस अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, इनका डायरेक्शन है, देखिए इन फोर्सेस का, है ना, इधर से भी दिखा दो कंप्रेशन सी और इधर दिखा दो एक टेंशन, क्लियर है। तो ये जो टेंशन है इसके कारण तो स्ट्रेचिंग हुआ ना, क्लियर है, लेंथ बढ़ रही है ना, इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका लेंथ घट रहा है, तो यहां पर भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तो यूज होगा। यहां पर भी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, इसके लिए एक फ्लेक्सर फॉर्मूला आता है, तो m बाई आई इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ऐसा एक फॉर्मूला आता है, वो सब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहां पर भी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज हो रहा है, तो उस संदर्भ में वहां पे वो चीज लिखा हुआ था, ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आप लिख लो, अभी स्ट्रेचिंग लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेंडिंग भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो वहां पर भी यूज होगा, ठीक है।
तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्ट्रेचिंग अबव 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या बेंडिंग में भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्ट्रेचिंग अबव, ये ज्यादा टेक्निकल मतलब करेक्ट वर्ड है, क्योंकि ये स्टील के ऊपर हम इसी तरीके से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अबव 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड बिलो 12.5 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब आपको ध्यान रखना है मेन वैल्यू क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ये कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेंज किस जोन में आ रहा है, मतलब कहां से कहां तक है। यहां पर देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना आ रहा है, ठीक है, अबव 5.6 एंड बिलो 9.8, तो वो ग्रुप सी का हो गया टिम्बर। हाँ, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूं, ओके। स्ट्रक्चर में मैंने एमटेक कर रखा है। हाँ, बुक में बेंडिंग है। रहने दीजिए। मेन चीज क्या है, वही जो चीज समझाया ना, बेसिकली हम ये टेंशन वाले के केस में और कंप्रेशन के लिए हुक्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। वी कैन अप्लाई हुक्स लॉ हियर, वी कैन अप्लाई हुक्स लॉ हियर। जब यहाँ हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू आएगा। तो वही चीज है, कंप्रेशन में भी टेस्ट हो गया, टेंशन में भी आपने देख लिया, ठीक है। Modulus of elasticity in bending above 12.5 kilonewton per mm square. Modulus of elasticity in bending above 9.8 kilonewton per mm square and below 12.5 kilonewton per mm square. और ग्रुप सी का above नाइस सुलभ शक्ति भाई, above 5.6 kilonewton per mm square and below 9.8 kilonewton per mm square, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू एंड दिस डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रूशियल डेटा एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला इसका m बाई आई, इसको हम फ्लेक्सर फॉर्मूला बोलते हैं। m बाई आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, शियर फोर्स जीरो हो, ठीक है। इसका एजम्पशंस वगैरह है, तो ये प्योर बेंडिंग इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, या फ्लेक्सर फॉर्मूला, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, डोंट वरी। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब कितना मिल रहा है आपको, एक्स वाई जेड, इस तरीके से एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास। एक्स मोस्ट कॉमन, क्योंकि जो आपको इसमें अवेलेबल है, ठीक है, ये लगभग 1415 मीटर क्यूब और मोर पर ईयर। ऐसा कोई टिम्बर अगर इतना से ज्यादा उसका अवेलेबिलिटी है, आपको पर ईयर मिल जा रही है, तो उसको एक्स क्लास में डाल देंगे। ऐसा कोई टिम्बर अगर इस रेंज में अवेलेबल है आपको, तो इसको वाई क्लास में डाल देंगे। ऐसा कोई टिम्बर अगर उसको इस रेंज में अवेलेबल है, तो इसको जेड क्लास में डाल देंगे। ये जो क्लासिफिकेशन बताया, ये थोड़ा उटपटांग सा क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना इंडिया का, उनके द्वारा उनके वेबसाइट पे ये चीज मेंशन्ड है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे मेंशन्ड है। तो मे भी अगर एग्जाम में पूछे, ठीक है, मे भी अगर एग्जाम में पूछे तो आ सकता है, ठीक है, ओके, मे भी अगर एग्जाम में पूछे तो ये आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे क्राउन, बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे ट्रंक,
और नीचे रहता है रूट। ठीक है, क्राउन में रहेगा ब्रांचेस एंड लीव्स, ट्रंक में सबसे ज्यादा लकड़ी का पोर्शन रहता है, ये 80% ऑफ बल्क वुड, बाकी थोड़ा मोड़ा ब्रांचेस वगैरह में, बाकी थोड़ा मोड़ा ब्रांचेस वगैरह में, ठीक है, बाकी थोड़ा मोड़ा ब्रांचेस वगैरह में, ठीक है, देख लीजिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। 80% वाला डेटा यहाँ आ गया, तो ये तो नॉर्मल सा डेटा है। ये ध्यान रखेंगे कि ट्री का जो क्राउन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें रहता है ब्रांच एंड पत्ता, ब्रांचेस एंड लीव्स। ये रह गया आपका ट्रंक, ये रह गया रूट्स। रूट्स का कोई यूज नहीं है अपना, ट्रंक का यूज होता है, और ब्रांचेस का थोड़ा मोड़ा यूज कर सकते हैं अगर ब्रांचेस बड़ा बड़ा है तो। अब देखिए, अब यहां से चालू होगा गेम। ये जो इसका ट्रंक है, अगर यहां पर मैं एक कट लगाऊं, अगर मैं कट लगाऊं और ऊपर से देखूं, ठीक है, कट लगा के ऊपर, मैं आपको पहले क्रॉस सेक्शन के बारे में बताता हूं कि कैसे कैसे क्रॉस सेक्शंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, जस्ट ए मिनट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन वी मे हैव। देखिए कैसा कैसा सेक्शन होता है, पहले ये देखिए, सुनिए, एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये वाला फेस या फिर ये वाला फेस, इस पर स्टडी करेंगे ट्री को, ऐसा ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, इनको स्टडी कर रहे हैं अगर, तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। ठीक है, अगर मैं ये पढ़ रहा हूं ऊपर, जब ऐसे काटा हूं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहां पर मेरे को रिंग्स वगैरह या फिर रेस वगैरह ये सब चीज दिख रहा है, इसे मैं बोलूंगा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल सेक्शन। वो क्या है, देखिए, अलग फोटो बनाता हूं। रेडियल सेक्शन क्या है, अगर मैं, रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस आपको कट करना है। मान लो ये ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर है, मान लो सेंटर पकड़ लो, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पकड़ लिया। इस सेंटर से मान लो मैंने अलोंग द रेडियस ये और ये एक कट लगाया, कुछ लेंथ में लगाऊंगा, ठीक है, ओके, ये एक कट लगाया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है लकड़ी का, ये पोर्शन है ना, ये कट होके निकलेगा, समझ रहे हैं ना। एक मिनट, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मतलब आप इधर से स्टडी करेंगे, यहां से आप स्टडी करोगे, ये अंदर का ये जो सरफेस है यहां पर, ये सरफेस अंदर वाला, इधर वाला सरफेस, इसी को स्टडी करना है। तो वो जो सेक्शन है, ये यहाँ पे सेंटर था, ओरिजिन मान लो ओ पॉइंट, ये अलोंग द रेडियस आपने कट लगाया, तो इसको बोलते हैं रेडियल सेक्शन, रेडियल सेक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रेडियल सेक्शन। तो बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा वैसा स्टडी कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे, रेडियल सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन पे। हमें एग्जाम ओरिएंटेशन में हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन को स्टडी करना और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में सारा पैरामीटर आपको दिख जाएगा, किसका क्या रोल है, अपने को बस उतना ही जानकारी चाहिए, उतना ही अपने को पढ़ना है,
और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस सेक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है। तो आप क्रॉस सेक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर वही चीज है, ट्रंक को मैं ऐसे काटा और ऊपर से देखा तो मुझे ये दिखेगा क्रॉस सेक्शन। तो कोई एक जनरल लकड़ी का बात कर लीजिए, जनरल वुड, उसके क्रॉस सेक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है। देखिए, सबसे एकदम सेंटर वाला पार्ट एकदम काला, थोड़ा डार्क पार्ट है। जूम कर दूं क्या? देखिए, एकदम एक सेंटर में एक काला पार्ट है, एकदम डार्क है। इसको बोलते हैं पित्त, पित्त या फिर मेडुला। यहीं से रे निकलते हैं धीरे धीरे ऐसे। इसी को हम बोल रहे होते हैं मेडुलरी रेस, है ना, वो आगे आने वाले फोटो में है। इसी को हम बोल रहे होते हैं मेडुलरी रेस। तो सबसे पहले देखिए, आपको पित्त दिखा, एक डार्क पार्ट है। इसके बाद जो आपको वुड दिखेगा ना, इस लकड़ी को हम बोलते हैं हर्ट वुड, हर्ट वुड। उसके बाद जो नए नए लकड़ी दिख रहे हैं, देखिए हर्ट वुड का रंग कितना डार्क है, थोड़ा काला है। उसके बाहर में क्या है, न्यू फाइबर्स है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैप वुड। हर्ट वुड मतलब पुराना हो चुका है लकड़ी, सैप वुड मतलब जस्ट अभी अभी वो बना है, उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है क्योंकि वो अभी नया नया बना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे आप, एक लेयर होती है, ये ग्रीन कलर का एक लेयर देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर। ये जो कैम्बियम लेयर है, ये एकदम ताजा वाला पार्ट रहता है। ताजा वाला पार्ट मतलब ये चीज ग्रो कर रही होती है, इसलिए वहां पे ग्रीन है। मतलब यही चीज धीरे धीरे एक्सपैंड होगी, फिर क्या बनेगा, सबसे पहले सैपवुड में वो कन्वर्ट होगा। फिर और जैसे जैसे टाइम जाएगा, उसका सैप वगैरह निकलेगा, तो वो सैपवुड हर्टवुड में बदल जाएगी। समझ रहे हो, फिर न्यू कैम्बियम लेयर बनेगा। इस तरीके से ग्रो होते रहता है आपका पेड़, है ना, इसलिए ये ग्रीन पार्ट है, वहां पे आपको ग्रीन कलर में ये दिखाया गया है। ठीक है, तो हर्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर। उसके बाहर में देखिए, लकड़ी का जो पेड़ होता है उसमें एकदम कैसा वो छोटा छोटा ऐसा नहीं निकलता है, पीसेस वगैरह। तोड़ोगे पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़ में छाल वगैरह निकलने लगता है, देखते हैं। ओके, और छाल सूखा हुआ रहता है। तो वो एक बाहर का वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं बार्क। ठीक है, बार्क, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और यहाँ पे ये जो गोल गोल रिंग्स देख रहे हो क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। इसी को हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। तो सबसे पहला सवाल यहां से ये आ गया कि आप अरेंज करिए। तो पिथ, फिर हार्डवुड, है ना, पिथ, फिर आपको हार्डवुड दिख रहा है, फिर आपको सैपवुड दिख रहा है, फिर आपको कैम्बियम लेयर दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है बार्क। तो ये अरेंजमेंट इस ऑर्डर में होती है। ओके, दिस इज द ऑर्डर। तो यही देखिए, पिथ, हार्डवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर। फिर ये जो बार्क होता है, इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इनर बार्क एंड आउटर बार्क। ठीक है, पिथ, हार्डवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर। और ये जो बार्क है, ये इनर जो थोड़ा सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू आउटर जो कि ज्यादा पुराना हो चुका होगा या हार्ड होगा, है ना, इनर एंड आउटर बार्क। ठीक है, बार्क मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो बाहर में दिखता है आपको, सबसे बाहरी वाला हिस्सा पेड़ पौधे का, जिसमें चमड़ा वगैरह रहता है, उसका छाल वगैरह रहता है। आगे है, सब डिस्कस करेंगे। ओके, सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्त, आ रहा है। ठीक है, ये तो बता ही दिया था। एक एक करके देखते हैं। पित्त,
नेक्स्ट चलिए देखिए, पित्त, ये जो बीच वाला डार्क पोर्शन है इसी को हम बोल रहे हैं पित्त। ये जो बीच वाला डार्क पोर्शन है इसी को हम बोल रहे हैं पित्त, ठीक है। ये बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज मतलब आप इसमें सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ये एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है सेलुलोज, ठीक है। चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा ग्लूकोज वगैरह, सेलुलोज वगैरह, जो कि बाकी का जो पेड़ पौधा है उसको, बाकी का जो मतलब पार्ट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता था, मतलब उसके ग्रोइंग में आप ये कह सकते हैं, ठीक है, उसके ग्रोइंग में। ओके, तो पित्त या फिर मेडुला, इनर मोस्ट पोर्शन डार्क होती है, काफी डार्क होती है, एंटायरली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, C6H10O5, C6H10O5, ये शायद ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है। ओके, दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज आल्सो। नहीं, ग्लूकोज के लिए थोड़ा सा अलग होता है, ये सेलुलोज का है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज योर C6H12O6, C6H12O6। ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज वगैरह की फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ओके, तो एंटायरली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज विच इज यूज्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ प्लांट इन इट्स यंगर एज। जब प्लांट आपका बढ़ रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में यही वाला पार्ट यूज होता है। फिर जैसे इसका यूज कर रहा है आपका पूरा सॉरी पूरा प्लांट ग्रो होने में, न्यूट्रिशन में मतलब खाना पीना लेने में, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, गल जाएगा, ये एकदम कमजोर होता है, वो ब्लैक पोर्शन बाद में डिके हो जाता है, सड़ जाता है अंदर ही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एज प्लांट ग्रो इनटू ट्री, जैसे जैसे वो ट्री में कन्वर्ट होता है, इट डिकेस, ये सड़ जाती है, खत्म हो जाती है, इट डिकेस एंड डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ द ट्री, क्योंकि जितना सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था उसने अपना सब एनर्जी प्रोवाइड कर दिया और प्लांट को ग्रो करवा दिया है। लैग हो रहा है मेरे तरफ से, तो यहां से कुछ नहीं हो रहा है, यहां से तो एकदम झकास चल रही है, हमारे तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी ठीक है, ओके। ओके, लैग मैं भी वही चेक कर रहा हूं, थोड़ा इधर उधर मूव करके, अभी ठीक होना चाहिए, ठीक ही है। ओके, अभी ठीक ही है। तो एज प्लांट ग्रो इनटू ट्री इट डिकेस एंड डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, वो डिके हो जाता है, सड़ जाता है, खत्म। तो उसी चीज को हम बोलते हैं पित्त या फिर मेडुला। इसका जो साइज है अलग अलग पेड़ पौधा के लिए अलग अलग हो सकता है। इट्स साइज में वेरी फॉर डिफरेंट स्पेसिस। इट्स साइज वेरीज फॉर, एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, वेरीज फॉर डिफरेंट स्पेसिस ऑफ ट्री, ठीक है। इसका साइज वेरी करता है, अलग अलग स्पेसिस के लिए अलग अलग साइज है। ओके, अलग अलग स्पेसिस के लिए अलग अलग साइज होता है। तो क्या साइज होता है उसको ध्यान नहीं रखना है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि ये सेलुलोज का बना होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, डार्क होता है, और जब पेड़ आपका जवान होता है, यंग एज मतलब जवान नहीं, छोटा बच्चा होता है, तो उस वक्त यही पोर्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जैसे आपका वो जो पौधा है वो ट्री में कन्वर्ट हो गया, तो इसका धीरे धीरे डिके होना चालू हो जाता है। अलग अलग पेड़ पौधों के लिए इसका साइज अलग अलग वेरी कर सकता है, ठीक है। दिस इज योर पिथ या फिर मेडुला। नेक्स्ट हर्टवुड। हर्टवुड
ये क्या है, इनर एनुलर रिंग्स सराउंडिंग द पिथ कंस्टिट्यूट हर्टवुड। मतलब अंदरूनी यहाँ पे अंदर ये देखो ये यहाँ तक, अगर आप इस फोटो में देखोगे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक का जो लकड़ी है थोड़ा सा डार्क कलर का है ना, एज कंपेयर टू बाहर वाले लकड़ी से। तो ये मतलब आप समझ रहे हैं, जब धीरे धीरे फाइबर का ग्रो हो रहा है तो उसके बाद फिर न्यू भी तो बन रहे होंगे, उसके बाद न्यू भी बन रहे होंगे। जो पुराने हो गए, जो बहुत ज्यादा पुराने हो गए, वही हर्टवुड बन गए। इनमें मॉइस्चर काफी कम हो गया, और जो अभी जस्ट नए से थोड़ा पुराने हुए हैं वो सैपवुड में रह गए, इसमें मॉइस्चर ज्यादा रहा होगा, है ना। फिर सैपवुड का भी कन्वर्जन धीरे धीरे, और जैसे एज बढ़ेगा आपका ट्रंक का थिकनेस बढ़ रहा होगा, तो सैपवुड भी आपका धीरे धीरे हर्टवुड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, तो ये जो हर्टवुड होता है, यही चीज बोल रहा है कि पित्त के आसपास कुछ एरिया में आपको हर्टवुड मिलेगा, जिसका रंग डार्क होता है एज कंपेयर टू सैपवुड। इसमें मॉइस्चर जो है, या फिर जो लकड़ी का सैप है, लकड़ी का जूस, वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू सैपवुड। एक दो बातें हैं बस ध्यान में रखना है। इट हैज डार्क कलर दैट रिप्रेजेंट डेड पोर्शन ऑफ द ट्री। मर चुका है, मतलब ये अब खत्म है, ये डेड पोर्शन है, इसका अब कोई ग्रो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। does not participate in the growth of tree but imparts strength and rigidity to it। अब ये ट्री के ग्रोथ में किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, लेकिन उस पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वुड यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस मेजरली, है ना, यही जो पोर्शन है ना, ठीक है, हर्टवुड, इसी को हम मेजरली इंजीनियरिंग पर्पस से यूज करते हैं, क्योंकि सैप वुड में जूस वगैरह रहता है, तो अगर उसका यूज करना है तो उसका जूस को सुखाना होगा। ठीक है, सीजनिंग प्रोसेस में हम लोग सुखाते हैं उसका जूस को। ओके, देख लीजिए। जो ये रिंग्स हैं, एनुअल रिंग्स, इसको हम ग्रोथ रिंग के नाम से भी जानते हैं। एनुअल रिंग्स जो होते हैं उसको हम ग्रोथ रिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये हर एक साल बनते हैं और एज ऑफ ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हर्टवुड डेड पोर्शन है, ठीक है, इसका भी यूज किया गया था। मतलब जब ये अर्ली स्टेज में था, पेड़ पौधा जब आपका अर्ली स्टेज में था, जब ये अर्ली स्टेज में था, ठीक है, कौन, हर्टवुड, तो इसका भी यूज किया गया होगा न्यूरिशमेंट में, है ना। क्योंकि देखिए अभी मैं मतलब यंग एज में हूं, तो मैं किसी को साधन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वही सेम चीज। ओके, जब ये भी अर्ली स्टेज में होगा तो पेड़ पौधा को न्यूरिश करने में हेल्प किया होगा, और धीरे धीरे मर गया। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी को अचीव कर लिया, और जब ये मर गया, मैच्योरिटी को अचीव कर लिया, तो किसी भी तरह का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है आपके ट्री के ग्रोथ में। सो वो जो स्टेज है, उस स्टेज में ये लकड़ी को हम कहते हैं हर्टवुड। ठीक है, हर्टवुड ये क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और इसी पार्ट को हम बेसिकली इंजीनियरिंग पर्पस में यूज करते हैं। ओके, इसी पार्ट को हम इंजीनियरिंग पर्पस से यूज कर रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैपवुड, सैपवुड को हम एल्बरनम के नाम से भी जानते हैं सॉरी, एल्बरनम, एल्बरनम के नाम से भी जानते हैं सैपवुड को। ये आउटर रिंग्स होता है, आउटर रिंग्स प्रेजेंट बिटवीन हर्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। जो हर्टवुड है और कैम्बियम लेयर, उसके बीच का जो रिंग्स है, उसी में जो लकड़ी है उसी को हम सैपवुड बोल रहे होते हैं। इट हैज लाइट कलर, इसका कलर हल्का होता है। इट प्लेस एक्टिव रोल इन ग्रोथ ऑफ ट्री। अब जैसे जैसे ये मरेगा, है ना, जैसे जैसे इसकी ये मैच्योर हो जाएगा, वो हर्टवुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें सैपवुड मतलब इट कंटेन्स सैप या फिर प्लांट जूस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें प्लांट जूस होती है। सैपवुड कंटेन्स
सैप और प्लांट जूस, और इसी का अरे वो बायोलॉजी बॉटनी वगैरह अगर आप लोग पढ़े हैं प्लस टू साइंस में, तो जाइलम फोइलम, ये टिश्यूज के बारे में पढ़े होंगे, जाइलम फोइलम, तो उसके थ्रू से आपका फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट होता था इन टिश्यूज के द्वारा प्लांट के अंदर, है ना। तो अब ट्रांसपोर्ट होता था मतलब न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरे जगह तक, कहीं कोने कोने तक पहुंच पा रही थी। क्लियर है? तो वही चीज है, तो इसलिए वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहा है अभी जो ट्री है उसके ग्रोथ में। ओके, तो दैट इज योर sapwood. Next, cambium layer. It is the sap. It is the sap being converted to sapwood. It is the sap being converted to sapwood. That is, future growth of the tree is dependent upon this cambium layer. जो sapwood के अंदर जो sap है, ठीक है, इट इज द सैप बीइंग कन्वर्टेड टू सैपवुड। मतलब ये भी एक तरीके का, ये जो कैम्बियम लेयर है जो कि ग्रीन पोर्शन होगा, जो कि ग्रीन पोर्शन होगा, यहां पर मान लीजिए एक लेयर में दिखा दूं, ठीक है, ये ग्रीन पोर्शन होगा। तो ये क्या हुआ है, देखो सैपवुड के जस्ट बाहर में, तो जो सैपवुड का जो सैप है वो धीरे धीरे कॉन्सोलिडेट होके लकड़ी का रूप ले रहा है, ठीक है। तो सैप गेट कन्वर्टेड इनटू सैपवुड, उसी को हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर, जो नया नया बना है, ठीक है, जो नया नया लकड़ी बना है। ओके, न्यूली फॉर्म्ड वुड, ऐसे कह सकते हैं। वुड, है ना, जो सैप वुड है, सैप वुड का सैप से ये चीज बनता है, और कैम्बियम लेयर के ऊपर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री डिपेंड करता है। दैट इज, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर कैम्बियम लेयर ओनली। इफ ड्यू टू एनी रीजन बार्क ऑफ द ट्री इज रिमूव्ड, अगर किसी कारण से मान लो जो बाहरी चमड़ा है, बाहरी परत है, बार्क, इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो कैम्बियम लेयर आपका एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोजिंग द कैम्बियम लेयर, इट कैन लीड टू सीजर ऑफ सेल्स ऑफ वुड इन कैम्बियम लेयर। ओके, इट कैन लीड टू सीजर ऑफ सेल्स ऑफ वुड इन कैम्बियम लेयर, विच कैन फाइनली लीड टू डेथ ऑफ द ट्री। क्योंकि देखिए, मतलब उसके बाद ट्री का कोई ग्रो नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है, अगर क्योंकि ये कैम्बियम लेयर ही वही चीज है जिसके कारण से ग्रो हो रही है ना, जिसके कारण से ग्रो हो रही है। मान लो बाहरी छिलका हमने काट दिया, बार्क को हम रिमूव कर रहे हैं, बाहरी छिलका जो बाहरी परत है उसको हम काट रहे हैं पेड़ पौधे का, तो ये जो इनर वाला पार्ट है कैम्बियम लेयर, ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाएगा। एक तो वो हुआ, प्लस जब हम बार्क को निकाल रहे हैं, छिलका को काट रहे हैं, तो उस दौरान ये हो सकता है कि जो कैम्बियम लेयर के अंदर जो प्लांट सेल्स हैं वो कट सकते हैं, उनका सीजर हो सकता है, दे मे गेट कट। अगर वो कट हो गए तो अब सेल मर जाएगा, सेल डेड हो गया, कट गया सेल, सेल डेड हो गया। सेल ही अगर डेड हो गया तो इसका फिर ग्रोथ होगा क्या? नहीं हो सकता है। ऐसे केसेस में पूरा पूरा प्लांट ही आपका मर जाए, प्लांट ही आपका डेड हो जाए। क्लियर है? यही चीज ये बोल रहा है। इफ ड्यू टू एनी रीजन bark of the tree is removed, exposing the cambium layer, it can lead to seizure of cells. It can lead to seizure of cells of wood in cambium, which can finally lead to death of the tree. जिस कारण से आपका पूरा पूरा पेड़ ही मर सकता है, which can finally lead to death of the tree. Okay, so this is the thing. देख लीजिए, देख लीजिए, इसमें भी सैप रहता है, इसमें भी सैप रहता है, कैम्बियम लेयर में भी सैप रहता है, ठीक है, इसमें भी सैप रहता है। ज्यादा सैप इसी में रहेगा, कैम्बियम लेयर में। सैप वुड में वो तो रहेगा ही, ठीक है, थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर तो रहेगी रहेगी,
लेकिन कैम्बियम लेयर में बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि ये अभी जिंदा है, ग्रो होते हुए चल रहा है, इसलिए। नेक्स्ट, मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस, रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू, पिथ से जो रेडियल डायरेक्शन में जो फाइबर्स आपको निकल रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं मेडुलरी रे। रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर, बाहर तक, कैम्बियम लेयर तक, कहां तक? बहुत अच्छे। रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग, रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर होल्डिंग द एनुअल रिंग्स। देखिए ये जो मेडुलरी रे है इसका काम क्या है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि कोई किसी चीज को गुथा गया है, मतलब जैसे हम सिलते हैं धागा से कुछ, है ना, टाई करते हैं, उस तरीके से आपको लग रहा है। ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स के बीच में ये सारा पोर्शन वुड मतलब जकड़ा हुआ है, तो ये कंटेन करता है। देखिए रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर होल्डिंग द एनुअल रिंग्स ऑफ सैपवुड एंड हर्टवुड टुगेदर इज टर्म्ड एज मेडुलरी रेस। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी रे। अगर मान लो हम मेडुलरी रे को कट कर दें तो स्ट्रेंथ काफी कम मिलता है, क्योंकि देखिए मेडुलरी रे को आप कट करेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसके बीच का एक सिंगल लकड़ी, फिर यहां से लेके यहां तक एक सिंगल लकड़ी, वहां से वहां तक लेके एक सिंगल लकड़ी, ऐसा समझिए। अगर आप मेडुलरी रे को कट कर दोगे तो वहां पे आपको लकड़ी में जॉइंट जैसा कुछ नजर आने लगेगा, समझिए, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ उसकी कमजोर हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लकड़ी को जब भी सॉइंग, मैं आपको बताऊंगा, सॉइंग करते वक्त हम कोशिश ये करेंगे कि मेडुलरी रे वगैरह आपका कट ना हो। ठीक है, वी जनरली ट्राई टू कट लाइक दैट। बार्क, ये जो बार्क है देखिए, it is protected covering of the cambium layer to safeguard the future growth of the tree। तो यहाँ पे दो तरीके का बार्क होता है, क्या? एक होता है इनर बार्क, ये बेसिकली क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द कैम्बियम लेयर फ्रॉम इंजुरी, ठीक है, इट प्रोटेक्ट द कैम्बियम लेयर फ्रॉम इंजुरी। जो आउटर बार्क होती है, या फिर इसको हम आउटर कवरिंग कह सकते हैं, या आउटर स्किन, आउटर कवरिंग या आउटर स्किन, ये पूरे ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पूरे ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको हम कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, आउटर बार्क को वी ऑल्सो नो बाय नेम ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री, आउटर कवरिंग ऑफ ट्री। और इनर बार का काम है कैम्बियम लेयर को इंजुरी से बचाना, और ये आउटर कवरिंग है, आप ऐसे कह सकते हो। इसको हम कॉर्टेक्स से भी, कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, मेडुलरी रे के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे। और ये क्या करता है, ये जो रेस है एनुअल रिंग्स को, सैपवुड को, हर्टवुड को एक साथ बांध के रखता है। ओके, एक साथ
बांध के रखता है, एक साथ बांध के रखता है, ओके, एक साथ बांध के रखता है। बास्ट, बास्ट, इसको जैसे इसको कॉर्टेक्स ना, ये जो इनर बार्क है इसी को हम कभी कभी बास्ट के नाम से भी जानते हैं। इतना ही। ये कहां से डलेगा यार, ये सब नोट कर लीजिए थोड़ा, एक दो लाइन ही तो है, ज्यादा कहां लिख रहा हूं, एक आध दो लाइन लिख रहा हूं। इनर बार को हम बास्ट के नाम से भी जानते हैं, देख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मेरा ये हैंड राइटिंग है, इट्स माई सेल्फ हैंड राइटिंग, है ना। पीपीटी बनाते वक्त मैं टाइप नहीं कर पाया था, तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टिम्बर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, है ना। देखिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप पढ़ते चलिए, हो सकता है मेरा हैंडराइटिंग पढ़ने में दिक्कत आएगी, है ना, लेकिन मैं पढ़ दूंगा एक बार तो आप भी समझ जाएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर मे बी लेस और ग्रेटर देन 1। क्या बोल रहा है, जो टिम्बर का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है, ये एक वेट का रेशियो है, दिस इज रेशियो ऑफ वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताऊं, है ना, जो भी अदर ब्रांच के स्टूडेंट है समझिए, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के कहने का मतलब है क्या मटेरियल हो सकता है, कोई एक मटेरियल ले लो यार, स्टोन ले लो, पत्थर ले लो, कोई एक पत्थर है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज करिए, क्या करेंगे, और हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। पत्थर, पत्थर का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, लेकिन हम वाटर भी लेंगे, वाटर के कंपैरिजन में इसका हम वेट देखते हैं और कुछ नहीं। वाटर भी लिया, अब हम क्या किए, वाटर भी लिया, बस कुछ नहीं करना। ये पत्थर का जो जितना वॉल्यूम आप लेंगे, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज वीएस, उतना ही वॉल्यूम का ऑफ वीएस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर लीजिए, ऑफ सेम वॉल्यूम हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे। मान लीजिए इसका वेट आया WS और इसका वेट आया WW, वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन SPGR is equal to this particular weight of stone divided by weight of water। जितना वॉल्यूम ऑफ वेट स्टोन था उसका वेट, उतना ही वॉल्यूम का वाटर लिया उसका वेट, दोनों डिवाइड कर दिए, जो एक टर्म आएगी उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कुछ नहीं है। तो दिस इज जनरली रेशियो ऑफ वेट। यहाँ पे जो वाटर होता है इसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है, जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। छोड़िए वो सब, अब अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि दिस रेशियो, एक मिनट, दिस रेशियो इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिंपल फॉर्म में इतना आप ध्यान रखिएगा, यही वो टर्म है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म का, किसी भी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ऐसे ही निकालते हैं, ओके, दिस इज द टेक्निक, ध्यान रखेंगे। इसके लिए टेस्ट है, अलग अलग मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए अलग अलग टेस्ट है। जैसे सीमेंट के लिए क्या था, सीमेंट के लिए क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है,
व्हाट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम? डेंसिटी। वेट पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम हमने स्टोन का लिया उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया है ना। तो वो वॉल्यूम वॉल्यूम कट गई तो बचेगा ये ना। वॉल्यूम वॉल्यूम जब कट गई तो बचेगा यही ना, यही बचा। ठीक है, जब वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा क्या बचेगा? यही बचेगा। ओके, कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जब वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा तो बचेगा यही। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलास निकलते हैं इसके। ये मैं आपको बेसिक कोर चीज बताया जो कि इसका फंडामेंटल चीज है। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को निकाल रहे होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए, specific gravity of timber may be less or greater than 1, but generally specific gravity is around 1.54, around 1.54। ठीक है, इतना होता है, अराउंड 1.54। ध्यान रखेंगे, ये डेटा है एग्जाम का। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, हेलो। नहीं, क्यों? अरे यार, देखिए, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन ए वुड has very large effect on the shrinkage and specific weight of timber। ठीक है, एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ द टिम्बर। यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक वेट निकाल रहे होंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में निकाल रहे होंगे। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ टिम्बर लेंगे, उसका हम वेट निकालेंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। Indian Standard Code state that weight of timber should be recorded at the level of 12% of moisture content। ये बोला गया है कि आप अगर वेट ऑफ टिम्बर मेजर करोगे तो कितने परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पे मेजर करोगे। तो हम 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर वेट ऑफ टिम्बर निकाल रहे होंगे। ठीक है, वेट ऑफ टिम्बर निकाल रहे होंगे। श्रिंकेज का तो मतलब जान ही रहे हो ना, यहाँ पे सैप सैप होगा, जूस वगैरह होगा। जब उसका वो वुड अब ड्राई होगी, जब सीजनिंग प्रोसेस के दौरान जब वुड को हम ड्राई करेंगे तो धीरे धीरे इसका वॉल्यूम रिडक्शन होता है, तो इसी चीज को श्रिंकेज बोलते हैं। देखिए, कच्चा लकड़ी एकदम तुरंत देखे हो, बाद में बहुत दिन के बाद सूख जाता है तो पतला हो जाता है ना, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है ना, वही चीज है श्रिंकेज, है ना। तो मॉइस्चर जो है वो श्रिंकेज और इसके वेट पर काफी ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, यही चीज बोल रहा था। इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है वो सजेस्ट करता है कि जो वेट ऑफ टिम्बर आप निकालोगे, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट ए लेवल ऑफ 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। देख लीजिए 3 पॉइंट। वो जो 15% है वो ये है कि जब हम लोग सीजनिंग करते हैं, जब हम लोग सीजनिंग करते हैं तो वहां तक मॉइस्चर कंटेंट कम हो सकती है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली वहां तक कम होती है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है, अब ये चीज तो हम लेबोरेटरी में करेंगे ना, ये चीज तो लैब में करेंगे, तो वहां पर हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में यहां तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट, टिम्बर इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। अब ये हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि ये मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से भी एब्जॉर्ब कर सकता है।
इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक। तो टिम्बर इस नेचर का होता है। टिम्बर इज नॉट ए होमोजेनस मटेरियल, ये एक होमोजेनस मटेरियल नहीं है। इट इज नॉट ए होमोजेनस मटेरियल, इट इज एन एक मिनट, मेरे को वहां से बोर्ड में पढ़ने में नहीं हो रहा है। एन आइसोट्रॉपिक, ओके, या फिर इन आइसोट्रॉपिक, TRO है ना। एन आइसोट्रॉपिक आप बोल सकते हो, या फिर इन आइसोट्रॉपिक, ओके, इन आइसोट्रॉपिक। So it is an anisotropic material, that is shrinkage of timber is different in different direction, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में, हाँ एनआइसोट्रॉपिक, AN कर दीजिए इसको। एनआइसोट्रॉपिक, तो इट इज एन एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टिम्बर का श्रिंकेज है ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये होमोजेनस नहीं है, यही रीजन है आपका। नेक्स्ट, ग्रीन, जो हरा टिम्बर होता है, ग्रीन टिम्बर श्रिंक्स मोर देन ओल्ड टिम्बर्स, क्योंकि हरा टिम्बर में अभी ज्यादा सैप है, इसलिए उसका श्रिंकेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओल्ड टिम्बर्स, ओके, एज कंपेयर टू ओल्ड टिम्बर्स। देख लीजिए, नेक्स्ट, टिम्बर का याद रखिएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव। नेक्स्ट, ग्रीन टिम्बर श्रिंक्स लेस along its length but more along its radial direction and maximum along its circumference। तीन बातें, जो ग्रीन टिम्बर है श्रिंकेज तो हो रहा है लेकिन along द लेंथ, मतलब लेंथ में रिडक्शन कम, रेडियल डायरेक्शन में भी जो भी श्रिंकेज होगा सबसे ज्यादा श्रिंकेज होगा सर्कमफ्रेंसली, एकदम गोल, है ना, मतलब सर्कमफ्रेंस उसका पहले इतना मोटा था अब छोटा हो जाएगा, ऐसा ये चीज बोल रहा है कि ग्रीन टिम्बर श्रिंक्स लेस along its length but more along its radial direction and maximum along its circumference। सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज ज्यादा एज, अच्छा, रेडियल डायरेक्शन में जो श्रिंकेज हो रहा है उसको हम टेंजेंशियल श्रिंकेज भी बोलेंगे और रेडियल श्रिंकेज, या फिर रेडियल श्रिंकेज। या फिर रेडियल श्रिंकेज। सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज इज ग्रेटर देन टेंजेंशियल श्रिंकेज और रेडियल श्रिंकेज विच इज ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडनल और longitudinal shrinkage, okay, which is greater than longitudinal shrinkage, that is shrinkage along the length, है ना, shrinkage along the length, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, कितना होता है देखेंगे। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि मैंने अपने कॉपी में लिखा हुआ था, तो वही चीज मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ सीधा सीधा। यहाँ से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कमफ्रेंशियल, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल, ये आपका सर्कमफ्रेंशियल हो गया, ये देखिए, ठीक। आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, ये आपका सर्कमफ्रेंस हो गया। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब अलोंग द लेंथ, ये रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, ये, तो ये इसको आप रेडियल बोलिए या फिर टेंजेंशियल बोलिए, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल के तो क्रॉस में ही तो है ये, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज इन क्रॉस टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, इट इज इन
क्रॉस टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है अलोंग द लेंथ, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इस यही तो आपका रेडियल हो गया, तो ये इसके क्रॉस में है ना, सरफेस के ऊपर है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इसके इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन कोई जरूरी है कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ओके। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ ट्री के पैरेलल, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ ट्री के पैरेलल, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर के अलोंग, और क्रॉस सेक्शन पे हम देख रहे हैं ये टेंजेंशियल और रेडियल, ठीक है। इसको क्लियर है दोस्त? ठीक है, सरकमफ्रेंस पे हम देख रहे हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या मैंने गलत लिखा हुआ है क्या? एक मिनट रुकिए, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये शायद मेरे कॉपी में गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। इसको मेरे को रीवेरीफाई करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। हम लोग सीधा यहां से पढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 7 के ऊपर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, ओके। इसको अभी रहने देते हैं। पॉइंट नंबर 8 से हम लोग करेंगे सीधा। कुछ ना कुछ गलत है, थोड़ा सा गलत है, ओके, थोड़ा सा गलत है, ठीक है, मेरे को रीवेरीफाई एक बार करना होगा। यहां पे देखिए, पॉइंट नंबर 8 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में डिस्कस करूंगा, पॉइंट नंबर 7 को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी ऑफ टिम्बर इज क्वाइट लो, है ना, उसका थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है टिम्बर का वो क्वाइट लो होता है, बहुत कम होता है। हीट कंडक्टिविटी अलोंग पैरेलल टू ग्रेन्स, ठीक है, मतलब जिस दिशा में ग्रेन्स हैं, ओके, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जनरली ग्रेन्स होते हैं, तो हीट कंडक्टिविटी अलोंग पैरेलल टू ग्रेन मतलब पैरेलल टू फाइबर इज 1.8 टाइम्स। ये आपका 1.8 टाइम्स है, एक मिनट, 1.8 है ये, है ना, इज 1.8 टाइम्स हीट कंडक्टिविटी अक्रॉस द फाइबर, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स। हीट कंडक्टिविटी अक्रॉस द फाइबर दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स। एसके दुग्गल, एसके दुग्गल, हाँ, हीट कंडक्टिविटी along that is parallel to grain fiber is 1.8 times heat conductivity across the fiber, okay, मतलब पैरेलल टू द ग्रेन हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, मतलब जिस दिशा में आपका रेशा है उस दिशा में हीट कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टिम्बर इज हाई, काफी ज्यादा तेजी से साउंड आपका फ्लो करता है क्योंकि एक डेंस मीडियम मिल जा रहा है, एंड इट इज अबाउट 2 to 17 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, 2 से 17 गुना ज्यादा एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेरे को पॉइंट नंबर 7 रीचेक करना होगा, एक बार रिविजिट करूंगा, है ना, फिर पॉइंट नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है, श्रिंकेज वाला टॉपिक। पैरेलल टू ग्रेन,
देखिए पैरेलल टू ग्रेन जनरली जो होता है ना, ग्रेन्स जो होता है, रेशा जो होता है, फाइबर्स जो होता है ट्री के, वो अलोंग द लेंथ ही रहता है, ठीक, वो अलोंग द लेंथ होता है। तो पैरेलल टू ग्रेन मतलब अलोंग द लेंथ ही ना, क्लियर है? पैरेलल टू ग्रेन अलोंग द लेंथ मतलब जिधर ग्रेन आपका प्लेस्ड है ना, जिस दिशा में आपका ग्रेन्स, जिस दिशा में आपका फाइबर बन रहा है, और जनरली वो लेंथ के अलोंग ही आपका रेशा बनता है पेड़ पौधे का। आप देखिए छाल भी खींचते हैं तो अलोंग द लेंथ वो छाल निकलती है कि नहीं? तो वो ग्रेन्स होते हैं अलोंग द लेंथ, ओके, ग्रेन्स होते हैं अलोंग द लेंथ। नेक्स्ट, compressive and tensile strength along grains, that is along the length, is more than perpendicular direction to the grains, ठीक। next, tensile strength along grain is 2 to 4 times the perpendicular to the grain, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लगभग 2 से 4 गुना ज्यादा होता है along the grain as compared to perpendicular to the grain, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज जनरल, उसका एक जनरल रेंज, इससे पहले हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी देखा ही था। एक जो जनरल रेंज है, जनरली बोला है, इट इज 5 to 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5 to 10 किलो न्यूटन पर मीटर ना mm था वहां पे, एक मिनट, 5 to 10 किलो न्यूटन किलो न्यूटन, ये मीटर या mm है? एक मिनट, कैल्सी किधर गया? 10,000, ठीक है, ओके, आप mm कर लो, आप mm कर लो, ठीक है, दिस इज योर mm होता है, दिस इज योर mm। नाउ modulus of elasticity parallel to grain, that is in longitudinal direction, is 1 to 2 times greater than the modulus of elasticity in perpendicular to the grain। मतलब जिस दिशा में आपका ग्रेन है, यहाँ पे जितने भी चीज हम लोगों ने देखा था, हाँ हाँ वही, नहीं मैं वैल्यू कैलकुलेट करके भी रीचेक कर लिया, ओके, आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू एंड रिकन्फर्म्ड इट। सुनिए, जिस भी दिशा में, ओके, वॉट एवर में भी, मतलब जिस भी दिशा में आपका ग्रेन्स है, जिस भी दिशा में आपका ग्रेन्स है, उस दिशा में हम लोग सारा चीज ज्यादा ज्यादा पा रहे हैं एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स, ठीक है, एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स। जिस दिशा में आपके ग्रेन्स हैं उस दिशा में हम लोग सारा कुछ ज्यादा ज्यादा पा रहे हैं एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स, है ना, मतलब अलोंग द लेंथ आपको ज्यादा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स, मतलब उसका लैटरल डायरेक्शन या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। क्लियर है? इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, ओके, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं आगे का यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। ओके, लेट अस टेक ब्रेक। सो आगे आपका कौन कौन सा क्लास है दोस्त?
बताइए। इसको थोड़ा मेरे को रिविजिट भी करना है श्रिंकेज वाला, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, फिर नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज संडे है आपका, और कौन कौन सा क्लास है? हेलो गाइस, बोलिए। वेल ठीक है, शेड्यूल अपडेट करवा देंगे, है ना। शुभम सर से पूछ लीजिए। हाँ, ब्रेक मुझे भी लेना है, नाश्ता नहीं किया था, मैं सुबह आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस, टेक केयर। ग्रुप में बता देंगे शुभम सर। ओके। ओके। ठीक है दोस्तों, ठीक है, टेक केयर। ओके, मिलता हूँ थोड़ा समय से। मैं और एक क्लास लूंगा आज दिन भर में, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग आगे का रिमेनिंग पोर्शन खत्म कर रहे होंगे टिम्बर का। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू यार, थैंक यू।